हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लेट्स डाइव इनटू द ब्रेस्ट सर्जरी। और ब्रेस्ट सर्जरी आपको पता है कि आपकी जब सर्जिकल आपका पेपर आता है एनआरई के अंदर, तो उसके अंदर आपके ब्रेस्ट के ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस या 8 तक क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फाइब्रोएडिनोमा और फैलॉइड्स के अंदर तो आपसे लाजमी पूछा जाता है। इसके अलावा एंडो के क्वेश्चंस होते हैं और जीआईटी आपका सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जनरल सर्जरी पे बहुत ही पिछले 2 से 3 सालों के अंदर आपकी जो जनरल सर्जरी है उसको बहुत ही मेंशन किया हुआ है एज़ कम्पेयर टू सिस्टमिक सर्जरी। जनरल सर्जरी से आपका ज़्यादा पेपर आता है। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ द ब्रेस्ट एनाटॉमी। ब्रेस्ट एनाटॉमी को ऐसे आपने तैयार रखना है कि पहले आपकी क्या होती है, स्किन होती है। स्किन के बाद आपकी निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर स्किन एंड दिस इज़ योर एरियोला एंड दिस इज़ योर निप्पल, ठीक है ना। आपने उसी तरीके से देखना है। देन ग्लैंडुलर लोब्स होते हैं। यहाँ पे ग्लैंडुलर लोब्स होते हैं आपके ऐसे ऐसे किस्म के जो है वो आपके लोब्स होते हैं, और इन लोब्स के अंदर 100 ऑफ जो होता है वो आपके क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड डक्ट्स, और इनके अंदर जो है वो डक्ट्स होती हैं। और इसकी ना एक इमेज है, मैंने आपको डिटेल लेक्चर के अंदर वहाँ से पढ़ाई हुई है। एक दफ़ा अगर आप लोगों ने डिटेल्ड लेक्चर लेना है ब्रेस्ट सर्जरी के, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो कि मैंने सबसे पहले ब्रेस्ट सर्जरी पढ़ाई थी, जो कि मैंने मैरो से पढ़ी थी। तो वो मैंने वहाँ से वहाब डोगर से पढ़ाई हुई है इन डिटेल। तो अगर आपने डिटेल पढ़ना है ब्रेस्ट सर्जरी को, तो आपको वो लेक्चर लेने चाहिए, जो कि बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाए हुए हैं। देन आप क्या आ जाते हैं कूपर्स लिगामेंट। कूपर्स लिगामेंट क्या होते हैं, जैसे आपका आप जब घर बनाते हैं तो आप ये दरवाज़ा लगाते हैं ना, तो दरवाजे को जैसे हम न्यू दरवाज़ा लगाते हैं तो यहाँ से भी टाई करके रखते हैं, और यहाँ से भी जो सा वो टाई करके रखते हैं, और उनको जो सा होता है वो आपने सीधा खड़ा करना होता है। एज इट इज़ जो आपके कूपर्स लिगामेंट होते हैं ना, उसने आपकी जो ये ब्रेस्ट है ना, इसको ऐसे इनके ऐसे बने होते हैं आपके, जिन्होंने आपको सपोर्ट करके रखा होता है। अगर आपके कूपर्स लिगामेंट विद द एज, विद द ड्यूरेशन ऑफ आप एज, तो आपके जो कूपर्स लिगामेंट होते हैं वो रिग्रेस करते जाते हैं, और आपके जो ब्रेस्ट होते हैं, आपका जो ब्रेस्ट की शेप होती है वो गिर जाती है, ठीक है। तो कॉपर्स लिगामेंट जो होते हैं वो आपको जो स्पोर्ट होती है वो क्या कहते हैं, अपना स्ट्रक्चर जो स्पोर्ट है उसके अंदर हेल्प आउट कर देते हैं। इसके अलावा जो कूपर्स लिगामेंट होते हैं वो आपको जो स्किन की डिम्पलिंग है उसमें भी नज़र आते हैं। स्किन के डिम्पल कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेस्ट है, तो आपको यहाँ पे ऐसे डिम्पल साइन जो होता है वो नज़र आता है, यानी कि जो कूपर्स लिगामेंट होते हैं वो आपके जो जब इसके साथ अटैच होते हैं, तो जब भी कार्सिनोमा होता है लिगामेंट्स के अंदर, तो आपको वो चीज़ जहाँ पे आपको कैंसर हो रहा होता है, वो आपको वो चीज़ यहाँ से आपके लिगामेंट्स को क्या कर रही होती है, खींच रही होती है। जब वो खींचती है आपके लिगामेंट्स को, तो उसके अंदर आपको डिम्पल साइन नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। देन वो कहता है रेट्रोमेमोरी स्पेस होती है। देन पेक्टोरालिस मेजर, जहाँ पे आपका ब्रेस्ट होता है उसके बिल्कुल पीछे आपके यहाँ पे सारे आपके पेक्टोरालिस मेजर मसल बड़े होते हैं। पेक्टोरालिस मेजर मसल जो सा होता है, पेक्टोरालिस मेजर मसल आपका इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है विद द कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, तो आपने उनके अंदर क्या चीज़ें देखनी होती हैं कि आइदर जो आपकी ब्रेस्ट है क्या वो आपके मसल्स तक जो है वो इन्वेड हुई है, ठीक है, या फिर आपके मसल जो आपकी ब्रेस्ट की इन्वेजन है वो मसल्स तक इन्वेड नहीं हुई। अगर वो मसल्स तक इन्वेड है तो हम पेशेंट को क्या कहते हैं कि आपने थोड़ा सा आगे की तरफ झुकना है, यानी कि जो आपके ब्रेस्ट होते हैं आपने आगे की तरफ झुकना है। जो सर्जन होता है या जो डॉक्टर होता है वो आपको वो विजुलाइज करता है और देखता है कि आपके जो ब्रेस्ट हैं क्या वो आपके, अगर आपकी जो कैंसर है वो अगर आपकी साफ सी बात है अगर यहाँ पे इन्वेड कर लेता है, तो साफ सी बात है जब वो आगे झुकेंगी या जब आगे टिल्ट होंगी, तो साफ सी बात है उस टाइम पे आपके जो ब्रेस्ट होते हैं वो आपके उनकी जो शेप है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी। बट अगर उनको जो कैंसर है वो आपका पेक्टोरालिस मेजर तक इन्वेड ना हो, उसमें आपका जो है वो आप अगर जब जो वुमेन है जब वो झुकती हैं, तो डॉक्टर है वो देखता है कि जो ब्रेस्ट हैं वो आपके नीचे की तरफ जो होते हैं वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। इट मीन्स जो कैंसर है वो आपका पेक्टोरालिस मेजर तक इन्वेड नहीं करता, ठीक है। अगर इन्वेट करता है तो वो जो ब्रेस्ट हैं वो आपके झुकने के साथ जो होता है वो आपके टिल्ट नहीं होते, नीचे की तरफ डाउनवर्ड नहीं आते, वो अपवर्ड ही रहते हैं। क्यों? आपको पीछे से उसने जो है वो खींचा होता है, यहाँ से इन चीज़ों ने आपको खींचा होता है, इसलिए ब्रेस्ट जो है वो इरेक्ट रहते हैं। लेकिन अगर वो झुके और आपके जो ब्रेस्ट हैं वो भी डाउनवर्ड आए, तो इट मीन्स आपका जो ब्रेस्ट की जो कैंसर है वो इन्वेट नहीं हुआ। देयर इज सम टाइप ऑफ अ मास वी कैन सी, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर जो पेशेंट है अगर वो इन्वेट कर जाता है, यानी कि आपके जो ब्रेस्ट का कार्सिनोमा है वो आपके मसल्स तक जो है वो इन्वेट कर जाता है, इस कंडीशन के अंदर आपने फिर उसके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को जो है वो लाजमी देखना होता है बाय पुटिंग योर हैंड इन देयर एक्जिला, और वहाँ से आपने देखना होता है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ द टेल ऑफ स्पेंस का मतलब ये होता है कि सम टाइम कुछ ऐसे टिश्यूज जो होते हैं वो आपके लिम्फ नोड्स के अंदर ग्रो कर जाते हैं, लेकिन और जब आप पालपेट करते हैं तो आपको वाकई जो है वो नोड्स नज़र आ रहे होते हैं। एक्चुअल जो आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं वो वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। एंड व्हाट वी सी इज़ कि शायद आपके जो ब्रेस्ट के कार्सिनोमा है या ब्रेस्ट का कैंसर है वो आपका एक्सिलरी नोड तक जो है वो इन्वेट कर चुका है, बट इट वॉज नॉट द कैंसर ऑफ ब्रेस्ट, इट वॉज जस्ट द लिम्फ नोड्स विच विल ग्रो, एंड दैट इज कॉल्ड एज टेल ऑफ स्पेंस, विच इज़ योर कि आपको वो कहते हैं
ना कि लामा हुआ है कि भाई शायद ना ये कैंसर है, बट वो कैंसर नहीं होता, विच इज टेल ऑफ स्पेंस, वो आपका जो कैंसर है वो नहीं होता। ब्रेस्ट लाइज मेनली फ्रॉम द सेकंड टू सिक्स रिब एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू द मिड एक्सिलरी लाइन। The axillary tail of Spence जो मैं आपको बता रहा हूँ explains why upper quadrant lesion and axillary extension are the common, because जो tail of Spence होती है वो आपकी axillary lymph node तक जाती है, तो which is required for the carcinoma of the breast, कि अगर वो lymph node तक इन्वेड हुए हैं या नहीं हुए, और tail of Spence में आपको ऐसे लगता है कि शायद कैंसर है, बट वो नहीं होता। अब अपर क्वाड्रेंट क्या होते हैं, लोअर क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसके अंदर आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अपर आउटर क्वाड्रेंट इज द कॉमनेस्ट साइट फॉर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, और अपर क्वाड्रेंट आपकी ट्रीटमेंट के लिए सबसे जो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है। बट याद रखें, अगर आपका जो अपर विद जो अंदर की तरफ जो क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, अपर आउटर मोस्ट, अपर इनर मोस्ट, लोअर आउटर मोस्ट एंड लोअर इनर मोस्ट क्वाड्रेंट, यानी कि आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे, अपर आउटर मोस्ट, अपर इनर मोस्ट, लोअर इनर मोस्ट और लोअर आउटर मोस्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जो इनर मोस्ट होता है वो आपका सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, बिकॉज इट कंटेन द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज, फिक्सिटी एंड स्किन सजेस्ट कॉपर्स लिगामेंट इन्वॉल्वमेंट। अगर आपको डिम्पलिंग नज़र आती है, डिम्पलिंग या डिम्पल साइन जो होता है वो नज़र आता है, तो इट शोज़ दैट कि आपकी जो कॉपर लिगामेंट वो इन्वॉल्व हो रही है। फिक्सिटी टू चेस्ट वॉल सजेस्ट पेक्टोरल फेशिया और मसल इन्वॉल्वमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, एक डिटेल में बताया कि अगर आपके जो ब्रेस्ट हैं वो इरेक्ट रहते हैं इन अ कार्सिनोमा, और आप अगर उनको चेस्ट वॉल अगर आप देखते हैं और उनको कहते हैं आपने थोड़ा सा झुकना है, हम वी वांट टू विजुअलाइज कि आपका जो कैंसर है वो मसल्स तक तो इन्वेड नहीं किया, उसके अंदर फिर हमने चेक करना होता है दैट वो पेक्टोरल फेशिया या आपके मसल्स की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि जो आपको फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेस्ट है वो आपका क्या है, टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर स्किन की आपको डिम्पलिंग मिल रही है, स्किन की डिम्पलिंग मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपका कॉपर्स लिगामेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर एक्सिलरी एक्सटेंशन है कार्सिनोमा की, तो इसका मतलब है टेल ऑफ स्पेंस, और अगर कैंसर नहीं है फिर भी अगर आपको वहाँ पे आपको जो सा होता है वो जो सा वो हार्ड नोड्स जो होते हैं वो मिलते हैं, तो इट मीन्स आपके एक्सिलरी नोड्स की यहाँ पे एक्सटेंशन हो रही है, इट इज़ नॉट अ कैंसर। अब वन लाइनर आपने एमसीक्यूज क्या रखना है, अ पेनलेस इरेगुलर लंप विद डिम्पलिंग ऑफ स्किन पॉइंट्स टू ट्रैक्शन ऑन कॉपर्स लिगामेंट। मैंने अभी आपको बताया कि आपका कॉपर्स लिगामेंट आपके जो क्या कहते हैं अपना जो ब्रेस्ट होता है उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा होता है, उसको खींच के रखता है। अगर वो लूज हो जाए, अगर उनके अंदर कैंसर आना स्टार्ट हो जाए, या किसी भी साइड का जो होता है वो आपका कैंसर की इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो जगह जो है वो अंदर की तरफ इन्वेड कर जाती है। रेट्रो मेमोरी स्पेस इज द सर्जिकल प्लेन दैट अलाउ ब्रेस्ट मोबिलिटी ओवर पेक्टोरालिस मेजर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो टर्मिनल डक्ट है, अगर आपका जो टर्मिनल डक्ट है, इससे पहले ब्लड सप्लाई से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका टर्मिनल डक्ट है, आपकी जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन कहाँ हो रही होती है, कैसे हो रही होती है, और कहाँ से जो सा होता है वो आपका जो सा वो जो मिल्क है वो आ रहा होता है। याद रखें, आपकी जो ब्रेस्ट की सिक्रीशन होती है या निप्पल की जो सरफेस है, जो फ्लूइड है, वो किस तरीके से आपको जो सा वो मिल्क की प्रोडक्शन प्रोवाइड होती है। आपको पता है कि टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट जो सा होता है वो आपका बहुत ज़्यादा वाटरी होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, जो आप वाटर फ्लूइड जो सा वो प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो डक्ट से जो सा वो गुजरता है, ठीक है ना। एंड यूजुअली जो सा होता है वो आपकी निप्पल सरफेस तक आपका जो टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट है वो इसलिए नहीं आता क्योंकि डक्ट जो होते हैं वो आपकी कैरेटिन से जो है वो टेम्परेरी ब्लॉक्ड रहती हैं। तो सम टाइम क्लीनिंग या मसाज से जो है वो सिक्रीशन जो होता है वो आपको नज़र आ रही होती हैं, जिसका कलर क्या होता है, वाइट हो सकता है, येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या ब्लू हो सकता है। डोगर की अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक जो है वो लिखा होता है, ठीक है। अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर आपके पास नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, और साथ में उसको फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन जो होता है वो फिजियोलॉजिकल जो सिक्रीशन है वो क्या हो सकती हैं, पॉसिबल हो सकती हैं। मगर अगर जो डिस्चार्ज है वो स्पॉन्टेनियस हो, यूनिलेटरल हो, सिंगल डक्ट हो, या ब्लड वहाँ से आ रहा हो, तो इट मीन्स देयर इज़ एनी पैथोलॉजिकल, वी कैन सी एनी पैथोलॉजी, या हमें किसी पैथोलॉजी की तरफ जाना चाहिए कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है विद दिस फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन could be possible, but if the discharge is unilateral, either bloody discharge, either single duct इन्वॉल्वमेंट, तो ये कोई ना कोई आपको जो सा वो पैथोलॉजी शो कर रहा होता है। तो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज के अंदर आपको स्मॉल अमाउंट या नॉन ब्लडी जो सा होता है वो सिक्रीशंस मिल सकती हैं। कैरेटिन जो होता है उसने उसके निपल्स को जो सा वो ब्लॉक किया होता है। लेकिन अगर आपको स्पॉन्टेनियस यूनिलेटरल या सिंगल डक्ट आपको नजर आए विद ब्लड स्टेन, तो इट मींस देयर इज अ पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज।
नेक्स्ट बात करते हैं आपकी ब्लड सप्लाई की। वो कहता है ब्लड सप्लाई जो से होती है वो आपकी मेनली लेटरल थोरेसिक आर्टरी और इंटरमेमोरी आर्टरी की जो से की जो परफोरेटर्स होते हैं उनसे मिल रही होती है, और जो इंटरकोस्टल ब्रांचेस होती हैं उनसे जाके मिल रही होती हैं। तो सर्जिकल आपने इंपॉर्टेंस में बस ये याद रखना है कि मेस्टेक्टोमी, फ्लैप रेजिंग, रिकंस्ट्रक्शन, इनके दौरान जो आपके वेस्कुलर प्लेन्स होती हैं ना, वो उनका आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको ये ना हो कि आपको उनको कट कर दें और आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए, या और जो आपके फ्लैप्स हैं वो क्या हो जाए, नेक्रोज्ड। अभी आपको फ्लैप्स का इसलिए नहीं पता कि जब आप सर्जरी कर रहे होते हैं ना तो आपका एक अपर फ्लैप उठाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेस्ट है ना, तो ये फॉर एग्जाम्पल ये आपका अपर फ्लैप होता है और ये आपका लोअर फ्लैप होता है, और इनको ऐसे एक्सट्रैक्टर से मदद से ऐसे उठाया जाता है, और इनकी मतलब फोर्सली आपको उठाया जाता है ताकि जो ब्रेस्ट की सर्जरी है वो परफॉर्म की जा सके। तो arterial supply is shared internal mammary perforators medially and lateral thoracic artery laterally with contributors from thoracoacromial and posterior intercostal vessels। मैंने अभी आपको बताया कि आपकी दो चीज़ें होती हैं, लेटरल थोरेसिक और इंटरमेमोरी आर्टरी जो परफोरेटर्स होते हैं, और उनकी ब्रांचेस कहाँ से होती हैं, इंटरकोस्टल ब्रांचेस से जाके जो है वो मिल रही होती हैं। लिम्फ ड्रेनेज इज द एग्जाम की। लिम्फ जो आपकी सर्जरी होती है उसके अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज आपकी 3 किस्म की हो रही होती हैं, ठीक है। अब उसमें कहता है मोस्ट लिम्फ गोज टू द एक्सिलरी नोड, स्पेशली द इंटीरियर या पेक्टोरल लिम्फ नोड्स, ठीक है। देन आ जाता है सेंट्रल एंड एपिकल नोड्स। देन आ जाता है आपका मिडल ड्रेनेज विच कैन रीच टू द इंटरनल मेमोरी नोड्स। आपके जो नोड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, एक आपके इंटीरियर या पेक्टोरल, एक होते हैं आपके सेंट्रल या एपिकल, और एक होते हैं आपके मीडियल ड्रेनेज और विच में लीड्स टू द इंटरनल मेमोरी नोड्स। एक चीज़ वो कहता है कि सेंटेनाइल नोड यूजुअली मैप्स टू एक्सिलरी ड्रेनेज बट मीडियल ट्यूमर्स में ड्रेन टू द इंटरनल मेमोरी नोड्स। सेंटेनाइल आपको पता है हम सेंटेनाइल लिम्फ नोड बायोप्सी भी करते हैं। सेंटेनाइल जो नोड्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि आपकी जो एक्सिलरी नोड्स होते हैं ना बेसिकली, अब 3 लेवल आपने सिर्फ इसके अंदर आपने याद रखने हैं जो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज के होते हैं। जो लेवल 1 होता है ना, जो मैं आपको 3 टाइप्स बता रहा था, लेवल 1 होता है कि आपके लेटरल से पेक्टोरलिस माइनर तक होते हैं लेवल 1 लिम्फ नोड्स। जो लेवल 2 है ये आपके डोगर की बुक में भी लिखे हुए हैं, लेवल 2 जो होता है वो आपके बिहाइंड द पेक्टोरलिस मेजर पड़े होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर। और जो आपके लेवल 3 होते हैं जो आपके सबसे कम होते हैं वो आपके पड़े होते हैं मीडियल टू पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। और इसके अंदर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि आपकी जो एक्सिलरी लिम्फ नोड होती है, जो सबसे ज़्यादा आपकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, आपकी सबसे ज़्यादा जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो आपकी एक्सिलरी लिम्फ नोड तक जाती है, विच वी आल्सो टॉक्ड अबाउट टेल ऑफ स्पेंस। और एक्सिलरी नोड को आपको पेक्टोरलिस माइनर के रिलेशन के मुताबिक आपके 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। एक लेवल 1 होता है जो लेटरल होता है, लेवल 2 होता है वो आपका बिहाइंड द पेक्टोरलिस जो होता है वो माइनर होता है, और जो लेवल 3 होता है वो आपका मीडियल टू पेक्टोरलिस माइनर होता है, ठीक है। और इनकी जो ड्रेनेज होती है वो आपकी इंटरनल मेमोरी नोड्स के अंदर जारी होती है, विच इज़ रूटर्स नोड्स। इनकी जितनी भी सप्लाई वगैरह हो रही होती है कम्प्लीटली वो आपके कहाँ पे जारी होती है, इंटरनल मेमोरी नोड्स या फिर आपके रूटर्स नोड तक। जब भी ब्रेस्ट के कार्सिनोमा होता है तो आपकी जो लिम्फेटिक स्प्रेड होती है वो सबसे कॉमन रूट होता है, और उसका सबसे कॉमन रूट आपका कौन सा होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड। जब भी कार्सिनोमा होगा वो आपका सबसे पहले एक्सिलरी लिम्फ नोड तक जाएगा, फिर उसके बाद आपके दूसरे नोड्स तक जो सा जाता है, ठीक है ना। तो आपकी जो नोड्स की स्टेजिंग है, जब कैंसर की स्टेजिंग पड़ रहे होते हैं तो सारी बात है आपके लिम्फ नोड्स भी तो देखे जाते हैं ना। नोड्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना कि नोड्स तक फैला या नहीं फैला। बात की बात होती है कि आपकी स्टेज 4 किस ऑर्गन तक हुई है, पहले तो आपके नोड्स देखे जाते हैं कि आपकी जो नोड्स की स्टेजिंग और उसकी प्रोग्नोसिस है उनको देखना होता है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन आपने एक तो आपने लेवल्स याद रखने हैं कि आपका लेवल 1 कहाँ पे होता है, लेवल 2, लेवल 3, एंड मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक जो स्प्रेड होती है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड होती है, और जितनी भी जो सेक्रेशंस होती हैं, ड्रेनेज होती हैं, वो आपकी इंटरनल मेमोरी नोड्स या आपकी रूटर्स नोड तक जो है वो आ रही होती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेनाइल नोड यूजुअली मैप टू एक्सिलरी ड्रेनेज, जो मैंने आपको बता दिया। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स में एक्सप्लेन वर्टिब्रल मेटास्टेसिस थ्रू वाल्वुलस वेनस चैनल्स। अगर आपकी स्टेज 4 के अंदर अगर कोई आपकी जो सी कार्सिनोमा है वो अगर एक्सपैंड कर दे तो मोस्ट ब्रेस्ट लिम्फ फर्स्ट रीचेज द पेक्टोरल एंटीरियर एक्सिलरी नोड्स, मैंने आपको बता दिया। मीडियल ब्रेस्ट लीजन्स में मेटास्टेसिस टू द इंटरनल मेमोरी नोड्स इवन विद द नॉर्मल एक्सिला। यानी कि अगर आपका मिडल में आपका अगर कोई ब्रेस्ट का मास बनता है, कार्सिनोमा बनता है, ट्यूमर बनता है, तो वो आपका इंटरनल मेमोरी नोड्स को जो है वो इन्वॉल्व कर रहा होता है एज कम्पेयर टू द एक्सिलरी नोड्स। फिर आपकी आ जाती है आपकी जो ब्रेस्ट है उसकी इन्वेस्टिगेशंस और उसकी ट्रिपल असेसमेंट। ब्रेस्ट जो लंप है उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रिपल असेसमेंट होती है उनके अंदर आपकी 3 चीज़ें शामिल हो रही होती हैं। कितनी चीज़ें शामिल होती हैं आपकी? 3 चीज़ें। एवरी ब्रेस्ट लंप इज़ अप्रोच बाय 3 लिंक्ड स्टेप्स। फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सेकंड इमेजिंग, एंड थर्ड वन इज टिश्यू डायग्नोसिस विच इज बायोप्सी। अब क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री के अंदर आपने लंप का ड्यूरेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने
लंप का ड्यूरेशन, अगर आपने बुक खोली होगी ना इसके सामने तो आपको एग्जैक्टली वैसी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ। लंप की जो ड्यूरेशन, फैमिली हिस्ट्री, कोई ना कोई वहाँ से पेन हो, डिस्चार्ज हो, पेन, डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल रिलेशन, ये आपने क्लिनिकल हिस्ट्री में पूछना होता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं रही, मतलब वो आपने जो बारसा 1 और बारसा 2 म्यूटेशन जो होता है वो आपने ये फैमिली हिस्ट्री के लिए होती है ना, तो आपने उसके लिए पूछना होता है कि आपको फैमिली में तो किसी को नहीं ये चीज़ रही, तो उससे आपको जो होता है वो आपको 1 मिनट ओके। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है इमेजिंग। इमेजिंग के अंदर इमेजिंग जो होता है ना वो आपको डिफ्रेंशिएट कर रही होती है कि अगर आपका पेशेंट है, अब ये भी एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, कि अगर आपकी यंग फीमेल है लेस देन 35 ईयर्स, आपके पास प्रेजेंट होती है विद द ब्रेस्ट लंप एदर ब्रेस्ट मास, व्हाट वाज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन यंगर वुमेन? अल्ट्रासाउंड डोमिनेट्स, अल्ट्रासाउंड इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इंस्टेड फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, लेकिन पहले आपने जो सा होता है वो आपने यंगर वुमेन के अंदर आपने क्या करवाना होता है? अल्ट्रासाउंड करवाना होता है। बिकॉज डेंस ब्रेस्ट रिड्यूस मेमोग्राफिक सेंसिटिविटी, क्योंकि इसके अंदर आपके जो टिश्यूज़ होते हैं, आपके ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फैट, इसलिए आपको मेमोग्राफी के ऊपर आपको बिकॉज ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू सही तरीके से इमेजिंग नज़र नहीं आती, क्योंकि आपके जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं वो भी वाइट होते हैं, आपका जो कैंसर हमें फील हो रहा होता है वो भी क्या होता है, आपको वाइट शो हो रहा होता है, तो ऑल ओवर आपको जो है वो मेमोग्राफी के ऊपर वाइटिश बिहेवियर शो हो रहा होता है। एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वुमेन मेमोग्राफी बिकम्स द मोर इन्फॉर्मेटिव बिकॉज टिश्यू डायग्नोज इज यूजली more informative, because in older women there is a fat more as compared to the glandular tissues, that's why fat आपको black नजर आ रहा होता है और जो glandular tissues है वो क्या नजर आ रहे होते हैं? white नजर आ रहे होते हैं। that's why in mammography आपको अगर white tissue cancer अगर आपको वहाँ पे नजर आ रहा होता है, उसकी origin नजर आ रहा होता है, तो वो आप easily डिटेक्ट कर सकते हैं as compared to the young women। ठीक है, तो इसलिए एग्जामिनेशन के अंदर आपको लंप की कंसिस्टेंसी, उसकी हिस्ट्री, उनका पेन, उनका डिस्चार्ज, उनका मेंस्ट्रुअल रिलेशन, उनकी मोबिलिटी, आपने हाथ लगा के उनको चेक करना होता है कि उनकी मोबिलिटी है नहीं है, आपने मास्क को करना होता है। इसके अलावा क्लिनिकल एग्जामिनेशन में एक मेथड होता है क्लॉकवाइज मेथड, इसको क्या हो गया, क्लॉकवाइज मेथड में क्या होता है कि आपका 1 से लेके आपने 2 तक, फॉर एग्जांपल ये आपकी क्लॉकवाइज मेथड होता है, तो आपने इस तरीके से जो है वो उसको आपने पालपेट करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पालपेट किया, इधर पालपेट किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया, इधर किया और इधर किया, जहाँ जहाँ पे आपको मास फील हो आपने वहाँ पे जो होता है उसको क्या करना होता है? पॉइंट आउट कर लेना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज मेथड। क्या कहते हैं इसको? क्लॉकवाइज मेथड। तो रेडियोलॉजी के अगर आपने क्लिनिकल असेसमेंट करनी है तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, इमेजिंग करनी है तो अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राफी आ जाती हैं, बायोप्सी करनी है तो टिश्यू डायग्नोसिस यूजुअली कोर नीडल बायोप्सी नॉट ब्लाइंड एक्ससिजन, आपने जो टिश्यू डायग्नोज होता है उसको आपने फाइन नीडल एस्पायरेशन या कोर बायोप्सी की करना होता है, ठीक है ना, और जिसमें आपको जो है वो आपको नज़र आता है कि आपके जो कैंसर सेल्स हैं वो है नहीं है, ट्यूमरस है, बिनाइन है, मेलिग्नेंट है। सो ब्रेस्ट लंप का जो वर्कअप होता है वो क्या होता है? आपका ट्रिपल असेसमेंट होता है और उसके अंदर क्लिनिकल, रेडियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल हमने चीज़ों को जो है वो देखना होता है। अगर हम बात करें मेमोग्राफी की, अल्ट्रासाउंड की, एमआरआई की, बायोप्सी की, तो मेमोग्राफी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर आपके पास यंग वुमेन आती है तो उसके अंदर आपने क्या करवाना होता है? अल्ट्रासाउंड जो है वो पहले करवाना होता है। अगर आपके पास ओल्डर वुमेन आती है, तो आपने उसको मेमोग्राफी जो होता है वो करवाना होता है। और अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर एक्सटेंट या मल्टीफोकलिटी, यानी कि अगर आपने फोकली चीज़ों को देखना है तो आपका जो है वो एमआरआई होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ आता है वो आपका यंग और ओल्ड के अंदर आता है, ये बात भी याद रखना है। अगर आपने टिश्यू की डायग्नोज करनी है तो उसके अंदर फिर आपने बायोप्सी जो है वो करवाना होता है। ठीक हो गया। सो बिनाइन एग्जाम विद सस्पिशियस इमेजिंग स्टिल नीड्स बायोप्सी बिकॉज डिस्कॉर्डेंट ट्रिपल असेसमेंट इज अनसेफ। आपने अगर हर चीज़ करवा ली है फिर भी आपने अगर उसको मोर एंड मोर जो होता है उसकी इन्वर्जन चीज़ों को देखना होता है तो आपने जो है क्या करवाना होता है? बायोप्सी। कोर बायोप्सी प्रिजर्व टिश्यू architecture and receptor testing, so it is preferred as for FNAC or suspected carcinoma. The best single tissue tested for suspected breast carcinoma is core needle biopsy. core needle biopsy पता क्या होती है? ऐसे होती है गोल, और आपसे ना ये जैसे ब्रेस्ट है तो आपसे जो है वो चंक ऑफ अ पीस जो होता है वो आप इनसाइड जो होता है वो उठा लेते हैं। लंप इज़ कंसिडर्ड रिलेटिवली बिनाइन वेयर ऑल दीज पार्ट्स ऑफ ट्रिपल असेसमेंट और कॉन्कॉर्डेंट। फिर आ जाता है आपका निप्पल की रिट्रैक्शन या क्रैक्ड निप्पल। निप्पल रिट्रैक्शन जो होता है वो आपका प्यूबर्टी के वक्त जो होता है वो सिंपल उसकी इन्वर्जन होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आया है, वुमेन है और उसको क्या है? निप्पल रिट्रैक्शन है, उसके अंदर 2 कंडीशन हो सकती हैं, या कॉन्जेनिटल या आपकी फिजियोलॉजिकल। जैसे जैसे ग्रो होती है वो आपकी जो निप्पल रिट्रैक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन अगर
कोई कैंसर वगैरह हो रहा है और उसकी वजह से आपकी इन द एंड आप जब जो वुमेन है उनका निपल रिट्रैक्शन सेम रहती है, तो फिर वो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि कोई ना कोई कार्सिनोमा वगैरह तो नहीं है। न्यूली सिर्फ आपने ये याद रखना है कि अगर पेशेंट अडल्ट एज में आए और फिर भी उसको निपल रिट्रैक्शन है, फिर उसको आपने पैथोलॉजिकल जो होता है वो समझना होता है। लेकिन अगर बच्ची है, अगर आपकी यंग एज के अंदर आई है, तो आपने उनको ये बताना होता है कि ये विद ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम जो होता है वो आपने खुद ठीक जो होता है वो हो जाता है। इसलिए जो स्लिप्ट लाइक रिट्रैक्शन जो होता है वो अक्सर आपकी जो डक्ट अक्टेजिया है उसी की वजह से हो रही होती है, जिसकी जो सर्कमफ्रेंशियल जो सर्कमफ्रेंशियल रिट्रैक्शन होती है वो आपको कार्सिनोमा की तरफ जा रही होती है। यानी कि दो टाइप्स होती हैं, स्लिट लाइक रिट्रैक्शन और सर्कमफ्रेंशियल रिट्रैक्शन। मेरे पास इमेजेस यहाँ नहीं है, लेकिन डिटेल नोट्स के अंदर, डिटेल लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको दिखाई हुई है। तो न्यूली रिप्रोडक्शन इज वरिंग बिकॉज अ सब एरियोलर कार्सिनोमा और फाइब्रोसिस में टेथर द लैक्टिफोरस डक्ट एंड पुल द निपल इनवर्ड। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ये निपल यहाँ पे है और ये आपका ब्रेस्ट है, और यहाँ पे अगर आपका किसी किस्म का कार्सिनोमा है, तो ये आपके जो कार्सिनोमा है वो आपको डक्ट की जो डक्ट है अगर वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ये आपको डक्ट को पीछे की तरफ खींचते हैं। जब वो पीछे की तरफ खींचते, जो आपका निपल होता है वो ऐसे बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट होने की बजाय इन्वर्ट ऐसे हो जाता है, अंदर की तरफ जो है वो चला जाता है निपल। ठीक है, और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक स्लिट लाइक और एक सर्कमफेरेंशियल रिट्रैक्शन। स्लिट लाइक में आपकी डक्ट अक्टेजिया होना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डक्ट अक्टेजिया की वजह से हो सकती है, यानी कि उसके अंदर जो होता है वो आपकी अक्टेजिया हो गया, यानी कि वो रुक गया, ब्लॉकेज हुई हुई है। लेकिन सर्कमफेशियल रिट्रैक्शन में आपकी कार्सिनोमा की वजह से होती है, जो आपको डक्ट को अपने अंदर जो खींच रही होती है। ठीक है, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में लैक्टेशन की स्टेज में आपकी जो सिंपल रिट्रैक्शन है वो आपकी खुद ब खुद जो इंप्रूव हो जाती है। इसलिए अगर रिसेंट निपल रिट्रैक्शन है तो आपको कार्सिनोमा हो सकता है अनटिल एंड अनलेस कि प्रूवन है या नहीं है। अगर स्लिट लाइक निपल रिट्रैक्शन है तो इसका मतलब है आपकी क्या है, डक्ट अक्टेजिया, जो हम आगे भी पढ़ेंगे जाके। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्रैक्ड निपल। क्रैक निपल क्या होता है? क्रैक निपल अक्सर जो है आपकी लैक्टेशन के दौरान होता है, यानी कि आपके जो निपल है उसके ऊपर जो फिशर्स हैं और पेन, दोनों फिशर्स और पेन जो है वो दोनों हो रहे होते हैं। और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपकी जो मास्टाइटिस या एब्सेस जैसी कंडीशंस हैं वो आपको देखने को मिल रही होती हैं। यूजुअली आपने इसको 24 टू 48 आवर के अंदर जो है वो मैनेज करना होता है, ताकि जो फीडिंग है उसको आपने स्टॉप करना होता है। अगर आपने इसके अलावा आपने जो ब्रेस्ट है उसका जो ब्रेस्ट को आपने जो है वो एम्प्टी करना होता है, और निपल जो होता है वो आपने उसकी इन्फेक्शन से जो है वो बचाना होता है। यानी कि अगर आपका निपल जो होता है वो क्रैक्ड हो जाए ड्यूरिंग लैक्टेशन, सो क्रैक्ड निपल इन लैक्टेशन आपने उसको रेस्ट देना होता है, ब्रेस्ट को एम्प्टी करना होता है और उसको इन्फेक्शन से जो है वो बचाना होता है। ठीक है, सो इज यूजुअली अ लैक्टेशन प्रॉब्लम caused by poor latch, friction and secondary infection. It becomes clinically important because it can seed lactational mastitis, inflammation of breast and abscess. Recent unilateral nipple retraction is a carcinoma until and unless कि वो proved हो. Painless fissured nipple in breastfeeding mother predisposed to streptococcus aureus mastitis. याद रखिए, अगर क्रैक निपल है और एमसीक्यूज में आया हुआ है कि उसको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपका स्ट्रेप्टोकोकस सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज ये आपकी स्किन के ऊपर होता है। स्किन के ऊपर जो आपके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपको सबसे ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं आपके निपल्स को। Certain unilateral nipple inversion is more sinister than lifelong symmetrical inversion. The commonest cause of cracked nipple in lactation is poor attachment of the infant to the breast. यानी कि बच्चा अगर उस निपल को जो है वो आपके क्रैक कर दे। देन आ जाता है आपका निपल डिस्चार्ज। निपल डिस्चार्ज में वो क्या कहते हैं कि आपके जो डिस्चार्ज हो रहा होता है वो सरफेस से आ रहा होता है या डक्ट से आ रहा है। आइदर अब डक्ट जो है वो सिंगल से आ रहा है या मल्टीपल डक्ट है, अब और उसका कलर क्या है। तो वो कहता है क्लासीफाई डिस्चार्ज स्पॉन्टेनिटी या स्पॉन्टेनियसली, लेटरलिटी, सिंगल डक्ट वर्सेस मल्टी डक्ट एंड बाय कलर। मतलब तीन चीज़ें जो वो हम देख रहे हैं, आइदर आपका सरफेस एरिया, डक्ट या आपका कलर। अगर वो कहते हैं सिंगल डक्ट है, अगर सिंगल डक्ट ब्लडी डिस्चार्ज है, इसका मतलब ये है कि इट इज़ अ पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन अ केस ऑफ डक्ट पेपिलोमा, डक्ट एटेजिया, डक्ट कार्सिनोमा। अगर वो कहता है कि सीरियस डिस्चार्ज है, सीरियस डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है कि आपका पेपिलोमा हो सकता है, फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, फेरोस ट्यूमर वगैरह या कार्सिनोमास वगैरह हो सकते हैं। सीरियस डिस्चार्ज एक आपने पढ़ लिया, डक्टल सिंगल डक्ट ब्लडी डिस्चार्ज, एक आपका होगा सीरियस डिस्चार्ज, एक होता है आपका पुरलेंट डिस्चार्ज। पुरलेंट डिस्चार्ज आपका होता है मास्टाइटिस के अंदर, और एक आपका होता है मिल्की डिस्चार्ज। ब्लडी सिंगल ब्लडी को कहते हैं सिंगल डक्ट स्पॉन्टेनियसली डिस्चार्ज। ब्लडी सिंगल डिस्चार्ज राइजेज इंट्राडक्ट पेपिलोमा कार्सिनोमा। बायलेटरली मिल्की मल्टी डक्ट डिस्चार्ज यूजुअली रिफ्लेक्ट एंडोक्राइन काज ऑफ ड्रग्स। ग्रीन ब्राउन स्टिकी डिस्चार्ज ऑफन पॉइंट टू डक्ट एक्टेजिया। 3 से 4 चीज़ें आपने जो है वो इसके अंदर याद रखनी होती हैं। एक आपका ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लड लिख रहा हूँ, ये आपका ना पूरा पैराग्राफ बना हुआ है। अगर ब्लडी डिस्चार्ज है तो उसके अंदर आपको डक्ट एक्टेजिया भी देखने को मिल सकता है,
पेपिलोमा भी देखने को मिल सकता है। ये सारी कंडीशन हमने आगे पढ़नी है, परेशान हो। इसके अलावा डक्ट कार्सिनोमा भी देखने को मिल सकता है। फिर आ जाता है आपका सीरस डिस्चार्ज। सीरस डिस्चार्ज आपका पेपिलोमा के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका कार्सिनोमा के अंदर भी देखने को मिल सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइब्रो एडिनोमा के अंदर भी देखने को मिल सकता है। फिर आपका आ जाता है पुरलेंट डिस्चार्ज। पुरलेंट डिस्चार्ज जो होता है वो आपका मेस्टाइटिस की तरफ ज़्यादा फॉलो ऑन कराता है, यानी कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो। फिर आ रहा होता है आपका मिल्की डिस्चार्ज। मिल्की डिस्चार्ज आपका एंडोक्राइन पैथोलॉजिकल कंडीशन को शो कर रहा होता है, विच इज लैक्टेशन, हाइपोथायराइडिज्म या प्रोलैक्टिनोमा। ट्रीटमेंट जो सा होता है वो आपने जो सा फर्स्ट ऑफ ऑल मैलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करना होता है बाय ट्रिपल असेसमेंट, जो आपका क्लिनिकल है, इमेजिंग है और आपका बायोप्सी है। अगर मैलिग्नेंसी रूल आउट हो जाए तो फिर आपने उसको मतलब आपने जो उनसे डक्ट्स वगैरह होते हैं उनको क्या करना होता है, काटना होता है, मतलब आपने कट करना होता है, उसकी सर्जरी करनी होती है, या टोटल डक्ट एक्साइजन करनी होती है, यानी उनको कट करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज सिंगल डक्ट ब्लडी डिस्चार्ज। सिंगल डक्ट ब्लडी डिस्चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल डक्ट ब्लडी डिस्चार्ज है तो याद रखें आपका किस वजह से हो सकता है, डक्टेक्टेजिया पेपिलोमा कार्सिनोमा। अगर मिल्की मल्टी डक्ट डिस्चार्ज है तो इसका मतलब है गैलेक्टोरिया या एंडोक्राइन। अगर परसिस्टेंट पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज है तो इसका मतलब है मैक्रो, आपने उसकी क्या करनी है, मैक्रोटेक्टोमी। क्लियर। फिर वो कहता है सिंगल डक्ट स्पॉन्टेनियस ब्लड डिस्चार्ज गैलेक्टोरिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। कॉमन काज ऑफ पैथोलॉजी इज निपल डिस्चार्ज इन इंटरडक्टर पेपिलोमा, बायलेटरल मल्टी डिस्चार्ज सजेस्ट गैलेक्टोरिया मैलिग्नेंसी। फिर आपका आ जाता है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फीमेल ब्रेस्ट का मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर होता है फाइब्रोएडिनोमा। कोई साल ऐसा नहीं है कि फाइब्रोएडिनोमा या फेलॉर्स ट्यूमर के अंदर से जो है वो क्वेश्चन ना आया हो। फेलॉर्स ट्यूमर और आपका जो फाइब्रोएडिनोमा है उसके अंदर से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। तो फाइब्रोएडिनोमा आपका 15 to 25 ईयर्स की जो गर्ल्स होती हैं उसके अंदर होता है, एज के अंदर होता है। अगर कोई भी पूछे कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ब्रेस्ट ट्यूमर इज़ फाइब्रोएडिनोमा, और जो ब्रेस्ट है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है, माउस लाइक, मोबाइल होता है बड़ा, ठीक है। तो क्लिनिकली अगर आपने देखें तो आपको जो फाइब्रोस एडिनोमा होता है वो क्या होता है, बड़ा फिर्म होता है, रबरी होता है, मोबाइल होता है, मतलब कि आप उसको अगर पकड़ के जो सा होता है अगर हिलाते हैं तो वो अपनी लोकेशन जो सा होता है वो प्लेस भी कर सकता है, और पेनलेस होता है, ठीक है। ये चार चीज़ें आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ याद रखनी है, ठीक है। और इन सारों की एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट माउस। फाइब्रोएडिनोमा इज अ हार्मोन सेंसिटिव बिनाइन फाइब्रोएपिथेलियल ट्यूमर ऑफ यंग वुमेन। इट फील डिस्क्रीट स्मूथ फिर्म मोबाइल बिकॉज इट ग्रो बाय एक्सपेंशन रेदर दैन इन्फिल्ट्रेशन। ये एक्सपेंशन से होता है, आपके एपिथेलियल जो ट्यूमर होता है, सेल्स होता है, जो लाइनिंग्स होती है उनके अंदर होता है, ठीक है ना। अब ट्रिपल असेसमेंट के अंदर जब आप डायग्नोज कंफर्म करना होता है तो उसके अंदर आपकी इसके अंदर सर्जरी ज़रूरी नहीं होती। हाँ, अगर आपका लंब बड़ा हो जाए, इनलार्ज हो जाए, या सस्पिशियस हो कि कार्सिनोमा की तरफ तो नहीं जा रहा है, कि अनट्रीटेड रहे, फिर उसके अंदर जो सा तो आपने एक्सीजन करनी होती है। लेकिन अदरवाइज फाइब्रोएडिनोमा विल नॉट गिव यू नॉट नीड अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। इट मे लार्ज इन प्रेगनेंसी और विद एस्ट्रोजेनिक इन्फ्लुएंस एंड कैन रिग्रेस लेटर। क्योंकि आपका एपिथेलियल ट्यूमर है, डिपेंड कर रहा है आपका, इट्स नॉट इन्फिल्ट्रेट, इट एक्चुअली डिपेंड अपॉन योर एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसके अंदर आपने जो सा होता है ये आपका एस्ट्रोजन अगर ज़्यादा हो जाए या प्रेगनेंसी हो तो वो इन्फ्लुएंस कर सकता है फाइब्रोएडिनोमा के, उसका साइज़ बढ़े। 15 to 25 ईयर्स आपने याद रखना है अगर आपके पास फीमेल प्रेजेंट करती हैं तो। क्लासिक एग्जाम क्या है, मैं आपका यंग वुमेन, पेनलेस है, हाईली मोबाइल है और ब्रेस्ट माउस है। सिंपल फाइब्रोएडिनोमा डज नॉट मार्कली इंक्रीज कैंसर इज बट परसिस्टेंट ग्रोथ, या जो उसकी अनट्रीटेड रहे तो फिर आप कह सकते हैं। So the classical age group of fibroadenoma is late teens and early 30s. Very mobile, well circumscribed benign breast lump is, ये आपकी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, well circumscribed benign breast lump। फिर आ जाता है आपका फेलॉर्स ट्यूमर। फेलॉर्स ट्यूमर आपने अभी इमेज नहीं देखी, लेकिन अगर आप गूगल करके इमेज देखें तो ये इतने बड़े ट्यूमर्स होते हैं ना, तो आप कहेंगे यार ये पेशेंट जिंदा कैसे है, लेकिन ये फिर भी आपका जो पेशेंट है उसके अंदर कोई जो डेथ की हिस्ट्री नहीं होती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि वो उसका ऑपरेशन करवा ले। तो वो कहता है फेलॉर्स ट्यूमर इज आल्सो अ फिब्रोएपिथेलियल बट अनलाइक फाइब्रोएडिनोमा। साइज़ के हवाले से इसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है, इसका तो बड़ा 5 mm से भी कम हो जाता है, 5 cm है शायद, 5 cm से भी कम होता है, लेकिन इसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है। इट टेंड टू बी अ लार्जर फास्टर ग्रोइंग एंड लीफ लाइक हिस्टोलॉजी, यानी कि जैसे पत्ते नहीं यहाँ पे बढ़ रहे होते उस तरीके से मतलब बढ़ता चला जाता है, यानी कि आपका ब्रेस्ट से स्टार्ट होता है, आपका एब्डोमेन तक भी आ रहा होता है, इतना बड़ा होता है। क्लिनिकल डेंजर इज लोकल रियश्योरेंस, मेलिग्नेंट चेंज इज पॉसिबल येट नोडल स्प्रेड इज अनकॉमन बिकॉज इट बिहेव्स मोर लाइक अ स्टोमल ट्यूमर देन अ टिपिकल डक्टल और कार्सिनोमा। डक्ट या कार्सिनोमा का ट्यूमर नहीं होता, ये स्टोमल ट्यूमर होता है, जो आज स्टोमा जो आपकी लोब्यूल्स के जो सा वो दरमियान में पड़ा होता है, ठीक है ना। रैपिडली जो सा वो इनलार्ज कर रहा होता है, और पेशेंट जो सा होता है वो अक्सर जब आपके पास आते हैं तो उनको लार्ज
बोसलेटेड मोबाइल मास के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा होता है। अब जो कुछ फ्लावर्स ट्यूमर होते हैं वो बिनाइन होते हैं, कुछ जो है वो मैलिग्नेंट बिहेव कर रहे होते हैं। इसलिए इसकी जो सिंपल जो पैथोलॉजी है वो ये है कि इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो आपने लोकल ऑक्सीजन वगैरह करनी होती है, या जो उसके मार्जिन है उनको जो है वो कट आउट करना होता है। सिंपल इज दैट। सो रैपिडली ग्रोइंग गेंड ब्रेस्ट लम्प इज अ फ्लावर्स ट्यूमर एंड इट्स ओरिजिन इज स्ट्रोमा एंड द ट्रीटमेंट इज वाइड लोकल ऑक्सीजन। Rapidly enlarging gained fibroadenoma-like mass in older women should trigger phallus to be differential. Treatment is wide local excision with clear margin, not routine axillary clearance. Axillary dissection is usually unnecessary in phallus tumor and a large rapidly growing fibroepithelial tumor with leaf-like pattern. इसके अंदर क्या था? leaf-like pattern, और इसके अंदर क्या है आपका well circumscribed benign tumor. ठीक है। फिर आपका आ जाता है गैलेक्टोसील और ब्रेस्ट लम्प। चल वाह वाह, क्या हो रहा है ये। अच्छा, गैलेक्टोसील क्या होता है? गैलेक्टोसील आपका सब एरियोलर मिल्क की जो मिल्क रिटेंशन सिस्ट होती है बेसिकली, यानी कि जब आपकी जब लैक्टेशन होती है तो उससे रिलेट कर रहा होता है, यानी कि जब आपकी लैक्टेशन होगी तब आपको जो है वो आपकी जो है वो पेशेंट जो होता है या जब लैक्टेशन करवा रहा होता है या रिसेंट लैक्टेटिंग वगैरह कर रहा होता है तो उसकी वजह से जो सिस्ट होती है या स्वेलिंग जो होता है वो आपकी जो सी ब्रेस्ट है उसको आपको देखने को मिल रही होती है। सिंपल से इसका जो सा ट्रीटमेंट वो ये है कि आपने नीडल से एस्पायरेट करना होता है। ठीक है, तो सब एरियोलर सिस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन मतलब शोज सब एरियोलर सिस्ट लैक्टेशन के साथ साथ आपको जो है वो देखने को मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्टोसील कहते हैं। ट्रीटमेंट में आप इसका क्या नीडल एस्पायरेशन है। गैलेक्टोसील इज अ मिल्क रिटेंशन सिस्ट caused by duct blockage during or after lactation. It usually soft or fluctuant and milky aspirate. Lactating women with a smooth cyst lump and milky aspirate almost certainly has a galactocele. ब्रेस्ट सिस्ट क्या होती है? अब ब्रेस्ट सिस्ट जो होता है वो ज़्यादातर आपकी जो रिप्रोडक्टिव लाइफ या लेटर लाइफ जो होती है उसके अंदर हो रही होती है। अब इसके अंदर ए एंड ए का स्पेक्ट्रम जो होता है वो उसके अंदर जो है वो समझा जाता है कि जो इसकी पहली जो होता है मैनेजमेंट है वो अपनी नीडल एस्पायरेशन होती है। लेकिन अगर एस्पायरेशन जो होता है वो ना हो या पॉसिबल ना हो या उसकी वजह से आपका जो लंप है वो पूरी तरह से डिस्पे ना हो तो उस या फ्लूइड जो होता है या फ्लूइड ब्लड है जो उससे वहीं पे रहे या सस्टेन ना हो, फिर उसके बाद जो होता है उसको जो सिस्ट है उसको अगर वो रियाकर करे या परसिस्ट करे या उसके अंदर ब्लड डिस्चार्ज हो तो उसके अंदर हम साइटोलॉजी या कोर बायोप्सी करते हैं। हम मलिग्नेंसी को जो होता है वो रूल आउट करते हैं और इसको क्या करते थे हमने एक्सक्लूड कर देना होता है। तो वो क्या कहता है कि सिंपल ब्रेस्ट सिस्ट और कॉमन इन इन्वोल्यूटिंग ब्रेस्ट बट अपार्ट ऑफ लाइट इन ए एंड डी स्पेक्ट्रम अल्ट्रासाउंड हेल्प सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सिस्टिक लीजन इमीडिएटली। अ सिंपल सिस्ट दैट disappear completely after aspiration and show no suspicious usually need no major surgery, and if shows malignancy then we can go for a surgery. Milky aspirate from a cystic breast swelling indicate galactocele. Ultrasound is a quick investigation to distinguish a cyst from a solid breast lump. फिर आपका आ जाता है गैलेक्टोरिया। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? गैलेक्टोसील, जिसके अंदर आपका जो सब एरियोलर मिल्क रिटेंशन जो सिस्ट होती है आपकी ड्यूरिंग लैक्टेशन वो आपको सिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। ये होता है आपका गैलेक्टोरिया। गैलेक्टोरिया का मतलब ये होता है कि आपके मल्टीपल डक्ट से कॉर्पस मिल्की डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपको मिल्की डिस्चार्ज होता है वो देखने को स्टार्ट हो जाए फ्रॉम द मल्टीपल डक्ट। What is the most common causes? Galactoria is inappropriate milk production unrelated to normal breastfeeding. Mechanism is usually excess prolactin or loss of dopamine inhibition. सारा प्रोलैक्टिन बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ड्रग इंड्यूस हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया, मतलब आप ड्रग ले रहे हैं जिसकी वजह से आपका प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो रहा है, डोपामिन इनहिबिट हो रहा है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है जिसमें आपका TSH रिलीज हो रहा है, साथ साथ प्रोलैक्टिन भी रिलीज हो रहा है, या दूसरे एंडोक्राइन के डिसऑर्डर शामिल हो रहे हैं। तो उसकी वजह से आपने क्या करना होता है? आपको क्या देखने को मिल रहा होता है? गैलेक्टोरिया, जिसमें आपका मिल्क जो है वो प्रोडक्शन होती रहती है। MSTM means absent breast development, whereas polymyostia or accessory breast tissue reflect persistent along the embryological milk line. These tissues can undergo the same benign or malignant disorder as the normal lung. AMAG और polymyostia तो हम आगे पढ़ते हैं ना, पहले तो हम इसको गैलेक्टोरिया को एक दफ़ा देख लेना कि ये क्या होता है कि ड्रग इंड्यूस हो सकता है, पिट्यूटरी एडिनोमा, प्रोलैक्टिनीमिया, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकता है। तो आपने याद रखना है बायलेटरल मिल्क की डिस्चार्ज विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द फीडिंग से तो आपको पता है कि आपकी जो ऑक्सीटोसिन है वो स्टिमुलेट करता है, प्रोलैक्टिन जो होता है वो उसको बढ़ाता है, बना रहा होता है और ऑक्सीटोसिन उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। बट इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द फीडिंग एक्सेप्ट द फीडिंग, आपने अगर किसी और उसमें आपको मिल्क डिस्चार्ज हो रहा है फ्रॉम द डबल डक, तो आपको समझ आ जानी चाहिए आइदर पेशेंट इज यूजिंग ड्रग्स, आइदर देयर इज अ पिट्यूटरी एडिनोमा, आइदर देयर इज अ हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, दैट्स वाई आपने जो डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं जैसे कैबरगुलिन या क्रिप्टीन है वो आपने देने होते हैं। फिर आ जाता है आपका एमेस्टिया और पोलीमेस्टिया। एमेस्टिया का मतलब ये होता है कि आपकी ब्रेस्ट आपका जो ब्रेस्ट है वो हो ही ना, कॉन्जेनिटली ना हो। पोलीमेस्टिया का मतलब ये होता है कि जो ब्रेस्ट हो लेकिन उसके अंदर क्या हो, एक्सेसरी आपके ब्रेस्ट टिश्यूज़ हो।
ठीक है ना। और कहाँ पे हो, आपके एक्जिला के अंदर हो। प्यूबर्टी के अंदर या प्रेगनेंसी लैक्टेशन में आपको जो सा तो वो ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि आपके जो एक्सेसरी टिश्यूज़ होते हैं वो आपको नॉर्मल रिस्पांस दे रहे होते हैं, लेकिन आगे जो सा होता है वो आपके आगे आपकी जो कंडीशन होती है उसकी वजह से आपको या मिल्क की प्रोडक्शन या आपको डिफरेंट जो होता है वो चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं, जिसके अंदर आप लैपोमा से भी उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक्सेसरी ब्रेस्ट के अंदर आपको निपल के या एरियोलर लाइक फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ इफ़ there is a accessory breast common site. If you talk about accessory common site is a axilla, and if you talk about the absence of breast, it is called as amasia. वो कहता है फर्स्ट लाइन एंडोक्राइन वर्क ऑफ गैलेक्टोरिया इंक्लूड प्रेगनेंसी स्टेटस, प्रोलैक्टिन, थायराइड फंक्शन एंड ड्रग ओवरव्यू. एक्सेसरी एक्सिलरी ब्रेस्ट टिश्यूज कैन स्वेल साइक्लिकली एंड मे मिमिक अ लिम्फ नोड. बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपके एक्सेसरी ब्रेस्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि अगर आपके एक्सेसरी ब्रेस्ट में कभी कभी अगर निपल या एरियोलर लाइक फीचर्स आपको मिलें, तो वो आपका सिम्टोमेटिक केस होता है और आपने जो है वो ऑक्सीजन करनी होती है, ठीक है. तो इसको आपने क्या करना होता है, इट इन्वॉल्व्स द एक्जिला. और अगर आपकी एब्सेंस है तो उसे क्या कहते हैं हम, अमेजिया. नेक्स्ट आपका जाता है डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी, हीमाटोमा और फैट नेक्रोसिस. हाइपरट्रॉफी ऑफ ब्रेस्ट का क्या मतलब होता है कि मैसिवली आपका जो बायलेटरल जोन्स होता है वो इन्लार्जमेंट होना स्टार्ट हो जाती है प्यूबर्टी के अंदर, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी या वर्जिनल हाइपरट्रॉफी आपकी ब्रेस्ट की. मतलब कि आपकी बायलेटरली प्यूबर्टी के दौरान जो होता है वो आपकी हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी या विजाइनल हाइपरट्रॉफी. और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, रिडक्शन मेमोप्लास्टी, यानी कि आपने उसको क्या करना होता है, रिडक्शन करना होता है. बिकॉज ऑफ जब ब्रेस्ट टिश्यूज जो होता है वो एस्ट्रोजन की वजह से क्या हो रहे हैं, एग्जेजरेट कर रहे होते हैं, ठीक है. जितना ज़्यादा प्यूबर्टी के अंदर एस्ट्रोजन होता है उसकी वजह से जो है वो इलाज हो जाते हैं, और कभी उसकी इलाजमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो आपकी डेली लाइफ को क्या कर रही होती है, डिस्टर्ब कर रही होती है आपकी, और जो आपकी हार्मोनल रिस्पॉन्स है उसके ऊपर भी जो है वो इफेक्ट पड़ रहा होता है, विच में लीड्स टू द रिडक्शन मेमोप्लास्टी. So diffuse hypertrophy is a global overductal overdevelopment, mainly a reconstructive or reduction problem rather than a cancer mimic. Breast hematoma follows a trauma or a surgery. Hematoma basically क्या होता है, यानी कि आपका ब्रेस्ट का ट्रॉमा हुआ, कोई ना कोई आपको चोट वगैरह लगी और उसके अंदर हेमाटोमा फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना, और उसमें जो लंप होता है आपको फील होना स्टार्ट हो जाता है. इसी तरीके से जो फैट नेक्रोसिस होती है वो भी आपके ट्रॉमा के बाद होती है, लेकिन क्लिनिकली जो है वो कार्सिनोमा जैसी जो होता है वो फील हो रही होती है, जो आपकी फैट नेक्रोसिस होती है. अब फैट नेक्रोसिस के अंदर आपको इरेगुलर हार्ड लंप नजर आ रहा होता है. क्या नजर आ रहा होता है, मे प्रेजेंट एज टेंडर स्वेलिंग विद ब्रूजिंग. फैट नेक्रोसिस इज अ फेमस कार्सिनोमा मिमिक आफ्टर ट्रॉमा और सर्जरी. डैमेज फैट ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, calcification, प्रोट्रूडेंट एंड इरेगुलर हार्ड लंप, ठीक है. अगर पेशेंट आपके पास आए और वो से क्या हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक लंप हो, मिमिक कर रहा हो कार्सिनोमा के साथ, इरेगुलर हार्ड लंप हो, और स्किन जो सा होता है उसकी टेथरिंग हो रही हो, मतलब वहाँ से ऐसे जैसे फील हो रहा है कि स्किन खत्म हो रही है, या calcification शो हो रही हो, सो इट इज़ अ पेशेंट ऑफ फैट नेक्रोसिस and we can go for biopsy for a rule out the malignancy because it can mimic the carcinoma, and the confirmation is by the biopsy. So history of trauma plus harder irregular nodes, इसके अंदर important आपका ये फैट नेक्रोसिस होता है. Skin tethering can still be a fat necrosis, but biopsy is often needed because it mimics the carcinoma. लार्जेस्ट सिम्टोमेटिक हाइपरट्रॉफी जो होती है आपकी ट्रीटेड विद रिडक्शन मेमोप्लास्टी व्हेन कंजर्वेटिव मेजर्स फेल्स, यानी कि जब आप एंडोक्राइन, यानी कि अगर आपको ये हो कि आपका अगर एंडोक्राइन की वजह से कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो अगर हम कंजर्वेटिवली अगर उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते तो फिर हम सर्जिकल जो होता है वो इंटरवेंशन की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं. फिर आपका आ जाता है ब्रेस्ट एब्सेस. ब्रेस्ट एब्सेस का मतलब ये होता है कि आपका मोस्ट जो होता है वो लैक्टेशनल एब्सेस होता है, स्टार्ट विद मिल्क स्टेसिस, cracked nipples, bacterial entry leads to the mastitis, localized pus accumulation usually due to Streptococcus aureus, जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया, which is non-lactational abscess or often pre-areolar and linked to smoking, squamous metaplasia and recurrent subareolar sepsis. कहने का मकसद ये है कि आपका जो ब्रेस्ट एब्सेस होता है या बैक्टीरियल आमतौर पर क्या होता है आपका बैक्टीरियल मास्टाइटिस होता है, तो ये आपका लैक्टेशन से भी हो सकता है और नॉन लैक्टेशन से भी हो सकता है, यानी कि आप जब बच्चा दूध पी रहा हो तब भी हो सकता है, यानी कि वो निप्पल को क्रैक वगैरह करते हो उसकी वजह से भी आपको बैक्टीरियली देख सकते हैं बैक्टीरियल मास्टाइटिस, या आपका नॉन लैक्टेशन हो. लैक्टेशन है तो उसके अंदर कॉमनली ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेप्टोकोकस ऑरेस होता है, जबकि नॉन लैक्टेशन एब्सेस के अंदर आपका क्या हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, आपकी स्क्वेमस मेटाप्लेजिया हो सकता है और रिकरेंट सेवियर सेप्सिस वगैरह हो सकता है. और इसके अंदर जो स्ट्रेप्टोकोकाई हैं जो साथ वो क्या हो सकते हैं,
जो पेशेंट है उनको उसको पेन होगा, रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगी और बाद के अंदर जो है वो आपको फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिल होती हैं। बाय अर्ली स्टेज के अंदर आपने एंटीबायोटिक देनी होती है। अगर पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है मिक्स्ड स्टेज क्रेड निपल्स एंड बैक्टीरियल एंट्री और मास्टाइटिस के साथ, तो आपने क्या देना होता है, एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी होती है, अर्ली लाइफ के अंदर एनाल्जेसिक्स वगैरह देखने होते हैं। लेकिन अगर एब्सेस हो जाए उसके अंदर या एस्पिरेशन या तो आपने एस्पिरेशन या इंसिजन वगैरह करनी होती है ताकि जो एब्सेस है उसकी जगह ये पास फॉर्मेशन की क्या करें, ड्रेनेज करें। सो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इन लैक्टेशनल एब्सेस इज स्टेफ्लोकोकस ऑरेस। लेट साइन ऑफ एब्सेस इज फ्लक्चुएशन. Treatment is drainage, incision and drainage. So breast abscess is treated by antibiotics plus drainage. Antibiotic alone fails once pus is collected. तो आपने drainage, incision and drainage करनी होती है. Continuous milk drainage or breastfeeding may form affected site when feasible in the lactational infection. फिर आ जाता है आपका मेमोरी डक्ट फिस्टुला. फिस्टुला से क्या मुराद है कि आपकी जो मेमोरी डक्ट है उसके अंदर एक एबनॉर्मल सी कम्युनिकेशन बन जाए, यानी कि प्री एरियोलर स्किन या एबनॉर्मल मिल्क डक्ट के दरमियान जो होता है वो एक फिस्टुला बन जाए. Memory duct fistula is a chronic sequence of recurrent periductal inflammation or an inadequately treated periareolar abscess. A tract formed between subareolar duct and a skin near the areola, causing persistent discharge or recurrent infection. अगर एक चीज़ पे फॉर एग्जाम्पल एक नाला जा रहा है और आप उसके फिस्टुला बना दें, अगर आप वहाँ पे एक और रास्ता निकाल दें जो कि आप अपने घर की तरफ ले जाएं, तो आपको क्या, अब जो वो फ्लो होता है उसका नाले का या आपकी जो नाली होता है उसका जो फ्लो होता है वो फिर किस तरफ आना स्टार्ट होता है, आपके घर की तरफ. यानी कि एरियोलर स्किन और डक्ट के दरमियान एक फिस्टुला बनना स्टार्ट हो जाता है जिसके अंदर जो होता है वो फ्लो जो होता है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी डक्ट के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है. काज क्या करी होती हैं ये चीज़ें, आइदर इट में लीड्स टू द डक्टेक्टेजिया, प्री डक्टल मास्टाइटिस, एब्सेस, ठीक है, एंड रिकरेंट जो होता है वो डिस्चार्ज देखने को मिल रही होती है. और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो आपका कंजर्वेटली अपना ट्रीट करना होता है, ठीक है. आपने मेडिसिन वगैरह देनी होती है, एंटीबायोटिक देनी होती है, या कोई अगर स्मोकिंग करे तो स्मोकिंग को आपने कहना होता है भाई स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी. सिर्फ याद रखना कि प्री एरियोलर ओपनिंग या रिकरेंट डिस्चार्ज may lead to the mammillary duct fistula. Repeated pre-alveolar abscess with an opening to the alveolar edge is a classically for mammillary duct fistula. Definitive treatment in excision या involved duct of the involved duct या fistula duct हमने क्या करना होता है, इसको कंजर्वेटली मैनेज वगैरह करना होता है, ठीक है. डक्ट फिस्टुला का मतलब ये होता है कि एरियोला और डक्ट के दरमियान आपका एक रास्ता बन जाए. फिर आ जाता है मोंडोर डिजीज़. मोंडोर डिजीज़ को तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है जैसे आपने ऑरेंज नहीं होता, आपने ऑरेंज पड़ी होगी ना, तो उसके मिड के अंदर आपको जो है वो स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं ऐसे, जिसको हम पोर्स कहते हैं ऐसे. अब मोंडोर डिजीज़ जो होता है वो आपकी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलाबाइटिस होती है, यानी कि जो ब्रेस्ट और एंटीरियर चेस्ट वॉल की जो सुपरफिशियल वेन्स होती हैं उनके अंदर जो होता है वो हो रही होती है. और पेशेंट जो होता है उसको क्या टेंडर कॉर्ड लाइक बैंड फील हो रहा होता है, यानी कि ऐसे जकड़ी हुई जो होता है ना, जैसे बैंड आपने रख दिया हो ना या बैंड बांधा हो उस तरह फील होता है. जो स्किन को क्या कर होता है, जो स्किन के जो से पीछे से या नीचे से जो वो पाल्पेबल होता है, ठीक है ना. ट्रीटमेंट में आपने उसको एनास्टेड या रीअश्योरेंस करनी होती है. सो अगर आप MCQs में आ जाए कि टेंडर्ड कॉर्ड ओवर ब्रेस्ट और चेस्ट वॉल, तो आपने याद रखना इट इज़ अ मोंडोर डिजीज एंड ट्रीटमेंट इज एनास्टेड एंड रीअश्योरेंस. अ टेंडर सबक्यूटेनियस कॉर्ड ऑन द ब्रेस्ट वॉल इज मोंडोर डिजीज अंटिल प्रूवन. मैनेजमेंट इज एनास्टेड एंड एक्सक्लूजन ऑफ अंडरलाइंग पैथोलॉजी. द पिक्चर इज एटिपिकल. मोंडोर डिजीज सुपरफिशियल थ्रोम्बोफिलाबाइटिस जो आपकी वेन्स होती हैं उसके अंदर जो होता है, जो चेस्ट की सुपरफिशियल वेन्स होती हैं वो इन्वॉल्व हो रही होती हैं. द हॉलमार्क क्लिनिकल फाइंडिंग इन मोंडोर डिजीज इज पेनफुल कॉर्ड लाइक बैंड अंडर द स्किन. फिर आपका आ जाता है डक्टेक्टेजिया एंड प्री डक्टल मास्टाइटिस. These are closely related to subareolar inflammatory disorder. डक्टेक्टेजिया का क्या मतलब होता है कि एक डक्ट है, ठीक है ना, जो ब्रेस्ट है उनकी जो डक्ट्स हैं वो क्या हो रही हैं, डायलेट हो रही हैं, और उसके अंदर जो स्क्रीशंस हैं वो उनकी क्या हो रही है, एक्टेजिया हो रही है, यानी कि उसकी जो स्क्रीशंस हैं वो कलेक्ट हो रही हैं. कलेक्ट होती अब ये डक्ट है और इसके अंदर स्क्रीशंस आ रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, तो सारी बात उसका साइज़ भी बढ़ता चला जाएगा. सॉरी. अब ये जो स्क्रीशंस होती हैं ये सराउंडिंग टिश्यूज़ को कोई इरिटेट भी कर रही होती हैं और इन्फ्लामेशन भी उसको करवा रही होती हैं, जिससे आपकी प्री डक्टल जो मास्टाइटिस है वो देखने को मिल रहा होता है. सब एरियोलर मास देखने को मिल रहा होता है. थ्रू डक्ट आपका निपल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा होता है. फिस्टुला और निपल रिडक्शन जो होता है वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं. मोस्टली जो पेशेंट आपका प्रेजेंट होता है वो आपका स्मोकर्स होते हैं, ठीक है, कि आपके जो कार्सिनोमास होते हैं वो आपको क्या कर होते हैं, उनको मिमिक कर सकते हैं. इसलिए ट्रिपल असेसमेंट के अंदर आपने कैंसर को एक्सक्लूड करना है, आपने उसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री लेनी है, फैमिली हिस्ट्री लेनी है, और मैनेजमेंट के अंदर आपने स्मोकिंग को जो होता है वो आपने स्टॉप करवाना होता है. साथ साथ आपने जो सा उसको एंटीबायोटिक्स वगैरह देनी होती हैं, ठीक है. स्मोकर जो पेशेंट है वो क्या हो, स्मोकर, उसको सब एरियोलर मास प्लस डिस्चार्ज लीड्स टू द डक्ट एक्टेजिया या प्रीडक्टल
mastitis. It also mimic the carcinoma. Definitive surgery is head field operation. ये मैंने आपको डिटेल नोट्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी. Green sticky discharge plus subaerial tenderness favors the ductactasia. Green discharge, नॉट अ ब्लडी डिस्चार्ज. वो आपका पेपिलोमा वगैरह के अंदर आपने देखने को मिल रहा होता है, डक्टेटेजे के अंदर भी होता है, कार्सिनोमा के अंदर भी होता है, लेकिन अदर हिस्ट्री आपने लाजमी देखनी होती है. स्मोकिंग देखें, जैसे स्मोकिंग इसके अंदर हिस्ट्री दी हुई है, तो विच में लीड्स टू द जो उनके कार्सिनोजेंस होते हैं वो मिमिक कर होते हैं. व्हाट इज़ ANDI? ANDI इज़ द एब्रीवेशन ऑफ नॉर्मल डेवलप एंड इनवोल्यूशन. यानी कि आपकी जो बिनाइन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो इसके अंदर आ रही होती हैं, यानी कि नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इनवोल्यूशन. अब ANDI के अंदर आपके जो बिनाइन ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिल होती हैं, जैसे फाइब्रोएडिनोमास हो गया, सिस्ट हो गया, हाइपरप्लेजिया हो गया, फिलार्स ट्यूमर हो गया, पेपिलोमा ट्यूमर हो गया. तो पेशली जो होता है वो आपके अंदर ब्रेस्ट लंपीनेस, मेस्टेल्जिया और पेन के साथ जो होता है या डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है. पहले ये है, इसमें पहले आपने मेलिग्नेंसी को एक्सक्लूड करना होता है और फिर रिएश्योर करना होता है कि इधर जो होता है वो जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना. और बेसिकली ANDI के अंदर विच इज़ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन, जिसके अंदर C2. अच्छा, इसके अंदर आपने अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन मैनी बिनाइन ब्रेस्ट कंप्लेंट, यानी कि मतलब मल्टीपल जो सी वो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही होती हैं. एक्सेजरेटेड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द ट्यूनियोप्लेजिया कवर्स नोडुलैरिटी, सिस्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, एज रिलेटेड चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है. और इसके अंदर आपने फिलार्स ट्यूमर और ये चीज़ें वगैरह देखनी होती हैं. सो diffuse bilateral nodulosity that varies with menstrual cycle often belongs to ANDI rather than cancer. The value of ANDI is conceptual. It reframes benign breast disease and around the development in the evaluation. ट्रीटमेंट में आपने जो होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होता है. आपने फीचर्स आपने सिर्फ याद रखने हैं कि जो पेशेंट है उसको क्या होगा, लंपीनेस होगी, मेस्टेल्जिया, सिस्ट और फाइब्रोसिस, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होती हैं. फिर आ जाता है आपका मेस्टेल्जिया. क्या होता है मेस्टेल्जिया? ब्रेस्ट पेन मिमिक कर सकता है आपका ब्रेस्ट पेन इज़ कॉमन एंड यूजुअली बिनाइन. यानी कि जो मेस्टेल्जिया है ये ब्रेस्ट पेन की 2 मेन टाइप्स को इंक्लूड कर रहा होता है. एक साइक्लिकल मेस्टेल्जिया और एक नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया. वो कहता है जो साइक्लिकल मेस्टेल्जिया होता है वो आपका ट्रैक कर रहा होता है हार्मोनल चेंजेस को, ठीक है, यानी कि मेस्ट्रुअल साइकिल से रिलेट कर रहा होता है, ठीक है ना. और अपर आउटर क्वाड्रेंट में जो है वो हमें ज़्यादा फील हो रहा है. पीरियड जब आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं पेशेंट को, तो उससे कुछ दिन पहले आपको जो है वो पेन बढ़ जाता है, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपको इंप्रूव हो जाता है. दिस इज़ अ साइक्लिकल मेस्टेल्जिया ऑफन बाइलेटरल एंड डिफ्यूज. फिर आ जाता है नॉन साइक्लिकल पेन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आपको साइक्लिकल मेस्टेल्जिया से रिलेटेड होता है, नहीं कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल. नॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेट नहीं कर रहा होता है. इट मे मिमिक द पेन ऑफ चेस्ट वॉल पेन, ठीक है. आपको ब्रेस्ट पेन नहीं होता इसमें आपको चेस्ट पेन भी मिमिक कर सकता है. जैसे आपके गर्ड की फाइंडिंग में आपको चेस्ट पेन भी हो सकता है, ऐसे ही नॉन साइक्लिक पेन इज मोर लोकलाइज्ड एंड मे अराइज फ्रॉम सिस्ट, इन्फ्लेमेशन, चेस्ट वॉल पेन वेरी इंपॉर्टेंट, और रेयरली अ कैंसर. मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले कैंसर को एक्सक्लूड आउट करना होता है, पेशेंट को आपने रीअश्योर करना होता है, सपोर्टिव ब्रा का कहना होता है, एनर्जेसिक्स वगैरह देने होते हैं, और आपने जो सा वो इवनिंग प्राइमरोज जो सा ऑयल होता है वो आपने कहना होता है कि आपने जो सा वो यूज़ करना है, ठीक है. और इसके अलावा आपने हार्मोनल थेरेपीज़ वगैरह भी दे सकते हैं पेशेंट को. पेन अलोन विदाउट अ मास इज अनकॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर सपोर्ट ब्रा, सिंपल एनेस्थीसिया एंड करेक्शन ऑफ एंजाइटी ट्रिगर्स. फिर आपका आ जाता है कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट. इसमें ना कार्सिनोमा में आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ये याद रखनी है कि आपको स्टेजिंग आनी चाहिए. नोड्स स्टेजिंग के अंदर आपके नोड्स के अंदर जा रहे हैं नहीं जा रहे. ओवरऑल आपने इसके अंदर जो मॉडिफाइड आपकी जो सर्जरी है आपने उसको सिर्फ पढ़ना होता है. अब यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन डिटेल नोट्स के अंदर मैंने आपको कार्सिनोमा ऑफ जो ब्रेस्ट है वो आपको मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है. यहाँ मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी जो कार्सिनोमा है उसकी आपने जो रिस्क फैक्टर है उसके अंदर आपने सबसे पहले उसकी एज को देखना होता है, ठीक है ना. आपको हार्ड इरेगुलर पेनलेस लंप देखने को मिल रहा होता है, स्किन ट्रीटमेंट विद पौधे ऑरेंज, वो जो आपको मैंने पढ़ाया है वो मोंडोर डिजीज़ इज़ अ मेलिग्नेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज. हिस्टोलॉजी प्लस ER, PR एंड ERT2 टेस्टिंग हमने करनी होती है. फैमिली हिस्ट्री के अंदर आपने जो होता है वो जो फैमिली हिस्ट्री है बारसा 1 बारसा 2 म्यूटेशन देखनी होती हैं, अर्ली मिनार की, लेट मेनोपॉज, प्रेगनेंसी, ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ वगैरह सारा देखना होता है. सो मोस्ट कॉमन इसके अंदर 2 टाइप्स हो जाते हैं. इसके अंदर जो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, मोस्ट इन्वेसिव टाइप वो आपकी इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होती है. ब्रेस्ट का जो मोस्ट कॉमन
कॉमनेस्ट हिस्टोलॉजिकल कैटेगरी इज इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर एंड इज इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा IDC। याद रखें कि मोस्ट कॉमन मेटास्टेटिक टाइप टू ब्रेस्ट इज बोन। ठीक है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपका BRCA1 और 2 म्यूटेशन हमने जो है वो देखनी होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है कि पेशेंट आपके पास आएगा, अपर क्वाड्रेंट मोस्ट कॉमन जो क्वाड्रेंट होता है वो आपका कौन से इन्वॉल्व होता है, अपर क्वाड्रेंट जो होता है वो आपको मोस्ट, अब नहीं वैसे ही क्लूज सारा एक दफ़ा देख लीजिएगा, लेकिन मैं ओवर आपको सिर्फ कार्सिनोमा का बता रहा हूँ। अपर क्वाड्रेंट जो होता है वो आपको मोस्ट कॉमन क्वाड्रेंट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है और इसकी प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छी होती है। प्योदे ऑरेंज जो होता है उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो लिम्फेटिक्स हैं, क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स, उसकी क्या हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स। हार्ड इरेगुलर फिक्स्ड लंप, हार्ड इरेगुलर फिक्स्ड लंप, upper quadrant, given the formation of Paude orange which obstruct the cutaneous lymphatics, it is a carcinoma. डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और जो कैंसर्स होते हैं विच इज़ लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब ये होता है, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब ये होता है कि आपकी जो मेलिग्नेंट कंडीशन से पहले यानी प्री इन्वेसिव मेलिग्नेंट कंडीशन होती है, यानी कि इसके अंदर आपके जो इन्विजन है वो आपकी जो मेलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स हैं उसके अंदर हो रही होती है, यानी कि डक्ट की जो है वो अंदर हो रही होती है, लेकिन आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो इन्वॉल्व नहीं हो रही होती, उसको क्रॉस नहीं कर रही होती है। और इसको हमने जो है वो मेमोग्राफी या मैक्रोकाल्सिफिकेशन जो है तो हमने देखना होते हैं। तो और इसके जो ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी या रेडियोथेरेपी। और ये ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ये मैंने आपको डिटेल नोट्स के अंदर पढ़ाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा, एज वेल एज मेस्टेक्टोमी। तो DCI डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू कैन नॉट मेटास्टेज अंटिल इट इन्वेड्स थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये वहाँ नहीं होती। लोबुलर कार्सिनोमा इन सीटू रिस्क बोथ इन बोथ ब्रेस्ट, सो मैनेजमेंट लॉजिक डिफर्स फ्रॉम द प्योरली लोकलाइज्ड लीजन्स। और जो लोबुलर कार्सिनोमास होती हैं उसके अंदर जो टर्मिनल डक्ट लोबुलर यूनिट है उसके अंदर चली जाती हैं, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाती हैं, और ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो डायरेक्टली जो है वो आपका ऑब्लिगेट कर होता है, और मार्कर जो होते हैं उसके इंक्रीज़ हो जाते हैं। और मैनेजमेंट के अंदर आपने केमोथेरेपी और सर्जरी, प्रोफिलैक्टिक सर्जरी वगैरह करवानी होती है। सो LCIS इज़ द मार्कर ऑफ इंक्रीज ब्रेस्ट कार्सिनोमा रिस्क आइदर बायलेटरल और मल्टीफोकल और बायलेटरल। फिर आपका आ जाता है सर्जरी एंड मेस्टेक्टोमी। सर्जरी के अंदर आपकी आ जाती है आपकी ब्रेस्ट, यहाँ नीचे मैं आपको बता देता हूँ, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी। ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी का मतलब ये होता है कि अगर आपका प्राइमरी ट्यूमर है, अगर आपका प्राइमरी ट्यूमर है उसको आपने अगर मार्जिन्स को क्लियर करना है और साथ साथ रिमूव करना है, और बाकी जो ब्रेस्ट है, बाकी जो ब्रेस्ट है उसको आपने प्रिजर्व रखना है, तो आपने क्या करना है, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी, यानी कि ब्रेस्ट को कंजर्व करना है, बचाना है। आप इसमें क्या करेंगे, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करेंगे, साथ साथ आपने इसके साथ साथ आपने रेडियोथेरेपी की जो है वो सेशन है वो आपने लाजमी करवाने, और जो जहाँ जगह पे आपको फील होगा आपने उसको क्लियर करते जाना है। ये ऑप्शन आपका ये तब होता है जब आप अर्ली स्टेजेस कैंसर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपको मल्टीफोकल ट्यूमर डिजीज जो होती है वो भी फैल सकती है, निपल और एरियोला के अंदर भी अगर इन्वॉल्वमेंट है अगर आपकी, तो आप इसमें ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी नहीं कर सकते। सो ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी मस्ट फॉलोड बाय द रेडियोथेरेपी, तब जाके जो आपके बाकी के जो सेल्स हैं वो मरते हैं, जो मेजर होते हैं वो आप निकाल देते हैं, बाकी जो है वो रेडियोथेरेपी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको मल्टीफोकल डिजीज़ देखने को मिले, मल्टीफोकल डिजीज़ अगर आपको देखने को मिले, उसके अंदर ये क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। फिर आ जाती है आपकी मेस्टेक्टोमी। मेस्टेक्टोमी के अंदर क्या कर रहे होते हैं आप, सिंपली जो ब्रेस्ट है उसकी क्या कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब होल जितना भी ब्रेस्ट होता है उसकी क्या कर रहे होते हैं आपने उसको जो है रिमूव कर देते हैं। फिर आ जाती है आपकी मॉडिफाइड रेडियल मेस्टेक्टोमी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेडियल मेस्टेक्टोमी, और ये आपने डिटेल नोट से ही पढ़नी है प्लीज़। इसमें क्या करते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि अपर फ्लैप लोअर फ्लैप आपने उसको उठाना होता है, आपकी जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है उसको आपने प्रिजर्व करना होता है। क्या करना होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल को आपने क्या करना होता है, प्रिजर्व करना होता है आपने, ठीक है। और ब्रेस्ट की जो होता है वो आपने ब्रेस्ट को रिमूव करना होता है, साथ साथ आपकी जो एक्सिलरी क्लियरेंस है उसको भी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये आपका ब्रेस्ट है ना, और ये आपका यहाँ तक कैंसर यहाँ तक फैला हुआ है, और ये फॉर एग्जांपल आपके हैं शोल्डर्स, और ये आपके क्या एक्सिलरी रीजन है यहाँ तक, तो आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ये कट किया, ब्रेस्ट कट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने ब्रेस्ट कट किया, और साथ साथ आपने ये जितने भी कैंसर था इसकी क्या करवाई, आपने इसको रिमूव करा दिया। तो बिफोर आपने ऐसा लगेगा, और आफ्टर, बिफोर ऐसे और आफ्टर क्या लगेगा, फॉर एग्जांपल ये आपका आर्म आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये आपको ऐसे यहाँ पे आपको सिर्फ
अगर आपने रेडियल मॉडिफाइड किया है तो आपको जो है वो ऐसे नज़र आएगा बस, और ये जो नीचे का जो पूरा होगा ये खाली होगा। मतलब आपने इस तरीके से करना है, और फिर आपने क्लैंप करना होता है जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एक्सिलरी डिस्टिंक्शन आपने साथ साथ करनी, और जहाँ जहाँ पे आपको कैंसर इन्वॉल्व होता है आपने करना होता है। इसके अंदर आपकी एलिप्टिकल इंसिजन होती हैं, फ्लैप रेजिंग होते हैं, और आपने ब्रेस्ट को जो है वो रिमूव करना होता है विद एक्सिलरी लिम्फ नोड क्लियरेंस, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड सर्जरी इज़ मॉडिफाइड रेडियल मैक्सटेक्टोमी, ठीक है। इसके अंदर आपकी देखा जाए तो आपको लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी देखने को मिल सकती है विच में लीड्स टू द विंग्ड स्कैपुला। आल्सो हमने थोरोकॉर्डियल नर्व की जो है वो प्रिजर्वेशन करनी होती है ड्यूरिंग द एक्सिलरी डाइसेक्शन। फिर आता है आपका सेंटेनाइल लिम्फ नोड बायोप्सी। सेंटेनाइल लिम्फ नोड बायोप्सी में हमने क्या करना होता है, जो ट्यूमर का एरिया होता है, हमने लिम्फेड जो ड्रेनेज है उसको जो आपका लिम्फ नोड होता है, सेंटेनाइल लिम्फ नोड होता है, वो पहला लिम्फ नोड होता है जो आपका ट्यूमर एरिया को जो है वो आपकी लिम्फ को रिसीव कर होता है। अब इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने ब्लू डाई देना होता है, और हमने चेक करना होता है कि जो कैंसर है वो आपका कहाँ कहाँ जो है वो आपका जो रेडियोएक्टिव ट्रेसर है वो आपको आइडेंटिफाई करके दे रहा होता है कि कहाँ कहाँ आपका जो है वो कैंसर पड़ा हुआ है, ठीक है ना। जिससे आपके लिम्फेडिमा, सीरोमा या नर्व इंजरी जो होता है वो आपको कम हो सकती है कि यहाँ आपका कैंसर पड़ा है, आपने ये चीज़ें जो है वो कट करनी है, लेकिन जो दूसरी चीज़ों को आपने जो है वो प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ योर फिर उसके बाद आ जाती है रिकंस्ट्रक्शन, आ जाती है एडजुवेंट थेरेपी, आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव जो सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके अंदर आपने फ्लूइड की जो होती है, अगर आपने मतलब अगर आपने ऑपरेशन वगैरह कर लिया है तो उसके बाद आपको ऐसी सेंटेनाइल नोड बायोप्सी मैंने आपको बता दी, मैक्सटेक्टोमी हो गया, ये तो आपको गलेक्टोरिया वगैरह को आ गया ना। इसके अंदर एक और था, खैर यहाँ नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सीरोमा हो सकता है, फ्लूइड की कॉम्बिनेशन हो सकती है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजरी हो सकती है, विंग्ड स्कैपुला हो सकता है, लिम्फेडिमा जो है वो हो सकता है अगर आपकी एक्सिलरी क्लियरेंस ना हो। बाकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट हो सकता है जिसके अंदर हम ब्रेस्ट की रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो सा है वो हम एल डी फ्लैप या ट्रैम फ्लैप जो सा वो लगा देते हैं, और फिर इसके बाद हम केमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी जो सा वो हम कर रहे होते हैं, यानी कि अगर पॉजिटिव ट्यूमर है तो हम हार्मोनल थेरेपी करेंगे। इसके अलावा पेरामेनोपॉजल पेशेंट है तो उसके अंदर टमोक्सिफिन देंगे, पोस्ट है तो अरोमाटेज देंगे। एक्सिलरी क्लियरेंस इंपॉर्टेंट होती है अगर आपके जो लेवल 1 और 2 जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। बाकी 3 और 4 के अंदर आपको पता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपको क्या हो रहा होता है, आपकी जो स्टेजिंग होती है स्टेज 1 और 2 तो फिर भी ठीक है, लेकिन 3 और 4 के अंदर आपने सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना होता है, जो टॉयलेट मस्टेक्टोमी करनी होती है कि आपने पूरी जो सी वो सर्जरी आपने निकालनी होती है, ठीक है। बाकी कार्सिनोमा को अगर आपने क्लियरली पढ़ना है तो आपने आप जो डिटेल लेक्चर्स हैं आपने काइंडली उन चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑफ इट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि फाइब्रोइडिनोमा को आपने अच्छे से पढ़ना है, फेलोस ट्यूमर को पढ़ना है, डक्टेटेजिया को पढ़ना है, पेपिलोमा को पढ़ना है, ठीक है ना। इन चीज़ों को पढ़ना है आपने, ये मेस्टल्जिया, एब्सेस, डक्टेटेजिया, प्रीडक्टल मेस्टाइटिस, ये इसके अलावा ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक, प्लस आपका जो इन्वेस्टिगेशन है ट्रिपल असेसमेंट, इसको आपने अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। कार्सिनोमा को बस आपने ऊपर देख लेना है, बस उसके अंदर आपने जो मेस्टेक्टोमी और सेंटेनाइल नोड बायोप्सी जिस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया आपने उन्हीं चीज़ों को अच्छे से देख लेना, मोर देन एनफ है। थैंक यू सो मच।